मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में आपका जो अगला इसका चरण माना जाता है वो है आपका प्राकृत। ठीक है, प्राकृत। प्राकृत का मतलब वो आपका सहज या फिर जिसको हम कहते हैं नेचुरल, स्वाभाविक जो चीज है ना, जो पहले से चली आ रही है। तो शायद मैंने आपको कल भी ये बात बता दी थी कि कुछ एक बुक्स में आपको यहां से ही मिलेगा कि सबसे भाषा ही रही है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। ये कह रहा है कि देखिए संपूर्ण मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा जाता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। इसलिए जो पाली से पहले का, सॉरी, प्राकृत से जो पहले की भाषा रही उसको हमने पाली नाम दिया और पाली को हमने प्रथम प्राकृत कह दिया। ठीक है, क्योंकि केंद्र में क्या है, केंद्रीय जो भाषा रही संपूर्ण मध्यकाल की, उसको हम कहते हैं प्राकृत। नेक्स्ट है, देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, सहज, स्वाभाविक। मैंने पहले ही बता दिया, जो मतलब नेचुरल है, जो सहज है और स्वाभाविक थी, मतलब पहले से ही। ग्रियर्सन ने प्राकृत या अकृत्रिम प्राकृत को क्या माना, प्राइमरी प्राकृत कहा है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। प्राइमरी प्राकृत नाम किसने दिया, ये नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन की प्रसिद्ध रचना है जो इन्होंने लिखी, भाषा से संबंधित इनकी कौन सी थी, दायित्वार शाबाश, लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी। ये तो गार्सद द तासी की है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। यस, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस रचना को याद रखना है। यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि प्राकृत क्या है, आपकी प्राइमरी प्राकृत रही है ना। फिर इसकी उत्पत्ति के संबंध में दो अलग अलग मत हैं। शायद मैंने आपको ये चीज कल बता दी थी। एक प्राकृत जो प्राचीनतम जनभाषा है, दूसरा ये कहता है कि प्राकृत की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत से हुई है। ये चीज आपको कहीं ना कहीं आपकी जो बुक है, देखना पांडे वाली बुक, उसको सही से पढ़ लीजिए अच्छे से, वहां पर आपको ये चीज मिल जाएगी, है ना। और इसके बारे में मैंने नामी साधु वाला कथन आपको बता दिया था, शायद बताया था कि नहीं बताया था। यस सर। नामी साधु और वाक्पति राज बताया था। यस सर, बताया था सर। हाँ हाँ, उसको, उन दोनों चीजों को याद रखना है। प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम, और दूसरा आपका समुद्र से जो उसने तुलना की है प्राकृत की, कि समुद्र में सारा पानी आता है और वहीं से आगे निकलता है। ठीक वैसे ही प्राकृत में सारी भाषाएं आती हैं और प्राकृत से ही आगे निकलती हैं। तो ये वाक्पति राज और आपके जो दूसरा नाम आता है, देखना, नामी साधु, इन दोनों ने माना कि आपकी जितनी भी भाषाएं निकली हैं वो सब किससे निकली, प्राकृत से निकली हैं, है ना। लेकिन दूसरे मानते हैं जो प्राकृत की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत से हुई है। तो इस संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है, ये किसका नाम था, ये था हेमचंद्र का। तो हेमचंद्र के बारे में आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है। उन्होंने क्या कहा था, उनकी एक पंक्ति रही है, क्या लिखा था उन्होंने कि प्रकृति संस्कृत तत्भवम तत् अगंतत्वा, कुछ इस तरीके से है, अंतगत्वा कुछ ऐसा है ना। तो वो देख लेना आपने, इतना ज्यादा मुझे ध्यान नहीं रहा उसका एग्जैक्ट, है ना। कि उन्होंने माना आपका जो मूल है, जो केंद्र है ना, वो किसका था, उसमें आती है आपकी संस्कृत ही, संस्कृत से ही सब भाषाएं निकली है। और सर्वमान्य मत भी आपने यही याद रखना है। और इनकी पंक्ति अगर आपको याद होती है हेमचंद्र की, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, कि उन्होंने क्या कहा था इस संदर्भ में। जैसे ये नामी साधु की है, प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम, है ना, वैसे ही हेमचंद्र की भी है कुछ एग्जैक्ट जो आती है, जो कहता है कि संस्कृत से इसका आविर्भाव हुआ है, उसको आपने लिख देना है वैसे, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है, देखिए, राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। राजशेखर एक और इंपॉर्टेंट नाम है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। हालांकि हम भारतीय काव्य शास्त्र में इसको पढ़ेंगे। राजशेखर काव्य मीमांसा के रचनाकार रहे हैं और काव्य मीमांसा में इन्होंने किसी भी एक चीज को, एक बात को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना है। काव्य मीमांसा में इन्होंने क्या किया, इन्होंने काव्य के जो बारे में चीजें रखी हैं कि काव्य कैसा होना चाहिए, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, इन चीजों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। काव्य मीमांसा की रचयिता रहे राजशेखर, जिन्होंने क्या कहा, प्राकृत को ये मीठी बोलते हैं और संस्कृत को इन्होंने कठोर भाषा कहा है। कहने का मतलब ये है कि राजशेखर भी कहीं ना कहीं संस्कृत की अपेक्षा ज्यादा तवज्जो किसको दे रहे हैं, यहाँ पर प्राकृत को ही दे रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो इतना सा चीजें आपको अभी फिलहाल याद रखनी है। यहाँ पर अब आती है प्राकृत के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले प्राकृत में वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना की। तो जिस तरीके से आपने पाली के लिए लिखा था पीछे कि पाली के जो आधार ग्रंथ थे, वैसे ही जो स्रोत ग्रंथ लिखने हैं आपने प्राकृत के, आप वैसा भी लिख सकते हैं इनको, है ना, कि जो व्याकरणिक ग्रंथ रहे, पाली में थे 3 और प्राकृत में लिखे गए 2, महत्वपूर्ण 2 ही ग्रंथ मिलते हैं आपको व्याकरणिक ग्रंथ। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
है ना। और इनको आप स्रोत ग्रंथ या आधार ग्रंथ भी कह सकते हैं, जैसे आपने पाली के लिए लिखे थे वैसा करके आप इनको लिख सकते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि वर रुचि हुए, इनका समय रहा लगभग 7वीं शती के आसपास, ठीक है। तो इन्होंने प्राकृत में लिखा अपना प्राकृत प्रकाश, जो इनका व्याकरणिक ग्रंथ है। इसमें इन्होंने प्राकृत के 4 भेद किए हैं। देखना, अब हम धीरे धीरे अपनी हिंदी तक पहुंचने वाले हैं। तो इन्हीं भेदों में से देखिए, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी, ये जो 4 माने जाते हैं, यहां पर हमें 2 चीज मिल गई। इन दोनों से हमारी हिंदी कहीं ना कहीं बनती है। देखते हैं ना आप, मागधी से हमारी कौन सी निकलती है, बिहारी हिंदी निकलती है, और शौरसेनी से हमारी 3 उपभाषाएं निकलती हैं। कौन कौन सी? जिसमें आपका राजस्थानी हिंदी, आपका पश्चिमी हिंदी एंड पहाड़ी हिंदी, वो निकलती है ना शौरसेनी से। हालांकि अभी प्राकृत है ये, अगला इसका रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपभ्रंश, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। अब देखना, धीरे धीरे पहुंचेंगे हम यहां तक। तो इसलिए आपको ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपके वर रुचि रहे, इन्होंने प्राकृत के कितने भेद किए हैं? तो इन्होंने किए 4 भेद, और इन भेदों को ऐड कर आगे 3 और भेद बना के इनकी संख्या 7 तक इसने पहुंचाई। ये पहुंचाई थी हेमचंद्र ने, ठीक है। तो जो आपका वर रुचि रहा, वर रुचि से आपको सिर्फ याद रखना है कि उन्होंने क्या किया, प्राकृत प्रकाश लिखा, और प्राकृत प्रकाश लिखने के बाद उन्होंने उसके कितने भेद किए? 4 भेद किए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, देखना, इसको भूलना नहीं है। और इन चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। चारों के नाम याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। 2 तो हमारे वही हैं जो हमारे अपभ्रंश रहे हैं, जिनसे हिंदी निकली है ना, आपका शौरसेनी और मागधी, ठीक है। फिर 2 को आपने याद और रखना है, एक आपका महाराष्ट्री, दूसरा आपका पैशाची। और जो ये महाराष्ट्री प्राकृत है, देखना ये वाला, इसको सबने क्या माना है कि सबसे श्रेष्ठ प्राकृत ये रहा है ना। इसको आपने ध्यान रखना है कि महाराष्ट्री प्राकृत को क्या कहा जाता है? सबसे श्रेष्ठ प्राकृत कहा जाता है। और ये किसने मानी थी बात? ये मानी थी आचार्य दंडी ने। आचार्य दंडी की प्रसिद्ध रचना रही काव्यादर्श, ठीक है। ये भी आपको हो सकता है पूछा जाए कि दंडी की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या था? काव्यदर्श रहा, और दंडी रहे आपके अलंकारवादी आचार्य, ठीक है। तो इन्होंने प्राकृत में जो महाराष्ट्रीय प्राकृत थी, इसको सर्वश्रेष्ठ प्राकृत का की संज्ञा दी। एंड जो पैशाची थी, पिशाच, मतलब यहां से आपने सीधा सा ऐसे याद रखना है कि पिशाच को मतलब है भूत, भूत पिशाच बोलते हैं ना हम, तो इसलिए इन्होंने पैशाची को कहा, भूत भाषा कहा है। तो ये चीज भी हो सकता है आपको पूछी जाए, तो इसको भी आपने थोड़ा सा याद रख लेना है। तो यहाँ पर आपके जो 4 भेद थे, चारों को आपने अच्छी तरीके से आई थिंक समझ लिया होगा। किसी को कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा है, टफ तो नहीं लग रहा है, या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम कहाँ आ गए? शाबाश। नो सर, नो सर। नो चलिए, सर। ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है तो तब मुझे लगता है कि तब बड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ नॉर्मल है, ऐसी चीजें हमने पढ़ी हैं, तो फिर ठीक है, फिर ठीक फिर मजा है ना। तो बस इनको आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। इनमें से श्रेष्ठ कौन सी रही, इनमें से भूत भाषा कौन सी रही, एंड इनमें से जो ऐसे कौन सी 2 प्राकृत रहे जिनसे जिनका विकास अपभ्रंश में भी इसी रूप में हुआ, और आधुनिक हिंदी में इनको इसी मतलब नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये 2 रहे, मागधी और शौरसेनी। ओके, ये आपको प्रश्न बनता है यहां से। पहली रचना, ये प्राकृत प्रकाश के रचयिता कौन रहे? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, देखना। एक प्राकृत प्रकाश है, एक प्राकृत व्याकरण है। तो याद रखने की सिंपल सी ट्रिक क्या है कि 7वीं शताब्दी में हुए आपके वर रुचि, इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिख डाला आपका प्राकृत प्रकाश, ठीक है। और 11वीं शती के आसपास आया आपके हेमचंद्र और हेमचंद्र ने क्या लिख डाला? इन्होंने उसी प्रकाश में व्याकरण लिख डाला, है ना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि वर रुचि पहले थे, एंड उन्होंने प्रकाश किया, उस प्रकाश में हेमचंद्र ने क्या कर दिया? व्याकरण लिखा, है ना। अभावों में जीते थे ना पहले लोग, है ना। बहुत सारे आपके पास उदाहरण होंगे, बहुत सारे आप में से शायद ऐसे लोग रहे होंगे जिनके घरों में कभी बिजली नहीं रही होगी, है ना। तो पढ़े होंगे कभी दिए की लौ से। तो ऐसा मान के चलना है आपने कि वर रुचि ने क्या किया? प्रकाश किया, और हेमचंद्र ने उसी प्रकाश में अपनी एक किताब लिखी, प्राकृत व्याकरण, ठीक है। और इसमें इन्होंने प्राकृत के कितने भेद किए? 3 भेद किए, आर्षी, चूलिका एंड अपभ्रंश, ठीक है। आर्षी जो रही, इसको हम अर्धमागधी भी कहते हैं, ठीक है। आर्षी, चूलिका और अपभ्रंश, इन्होंने 3 और भेद माने। तो यहां से आपका देखिए 2 आपके ऊपर के हो गए और एक यहां पर आर्षी हो गया। इन तीनों प्राकृतों के रूप से आगे निकली आपकी जो 3 अपभ्रंश हुए, कौन कौन से? मागधी, शौरसेनी और अर्धमागधी। इन्हीं से हमारी हिंदी का विकास भी आगे हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। आर्षी, चूलिका, अपभ्रंश।
और इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। ये चीज तो हम सब लोग जानते ही हैं, है ना। पाणिनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाणिनि ने व्याकरणिक ग्रंथ लिखा था और जो एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो पाणिनि की अष्टाध्यायी रही है ना, वो किस तरीके का ग्रंथ है? तो ये व्याकरणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ओके, तो इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है, देखिए, प्राकृत भाषा में वाक्पति राज ने अपने रक्त से 7 लाख दोहों में गौड़बहो महाकाव्य की रचना की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राकृत भाषा में वाक्पति राज ने अपने रक्त से 7 लाख दोहे लिखे। तो यहाँ पर 3 आधार ग्रंथ या आधार स्रोत ग्रंथ हम कहेंगे कि पाली के हमें मिल रहे हैं। सबसे पहले हमने प्राकृत प्रकाश पढ़ा, फिर प्राकृत व्याकरण, फिर उसके बाद गौड़बहो। गौड़बहो के रचयिता रहे वाक्पति राज, वही वाक्पति राज जिन्होंने सब भाषा की जननी किसको माना? प्राकृत को माना है। और इन्होंने गौड़बहो की रचना कैसे की? अपने रक्त से की। 7 लाख दोहे लिखे, जिसमें से इन्होंने 6 लाख दोहों को जला दिया था। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है इस चीज के बारे में आपको पूछा जाए। एंड आपको एक और प्रश्न यहां से बनता है, वो ये प्रश्न है, यहां पर देखिए, ये जो लाइन लिखी गई है, इस रचना में प्राकृत को क्या कहा गया है? जन भाषा कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है देखना। जिस तरीके से पाली को हम ग्रामीण भाषा, हम उसको अभिलेखी भाषा कहते हैं, उसी तरीके से जो प्राकृत रहा, इसको क्या नाम दिया गया? जन भाषा नाम दिया गया। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया? ये नाम दिया इसको आपके जो वाक्पति राज हुए हैं उन्होंने। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और रचनाएं रहती हैं, है ना, जिसमें से बहुत ही प्रसिद्ध जो रचना रही, ये है आपकी गाहा सतसई। ठीक है, गाहा सतसई यहां पर लिखा है, देखिए। इसके बारे में आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि जो गाहा सतसई है, इसका दूसरा नाम है गाथा सप्तशती। एंड इसे सतसई परंपरा की प्रथम रचना माना जाता है। ठीक है, सतसई परंपरा की प्रथम रचना। और हमेशा आपने यहां से एक ही चीज याद रखनी है कि सतसई परंपरा से रिलेटेड 3 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न, सतसई परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी गाहा सतसई। ठीक है, और दूसरा प्रश्न आपके लिए बनेगा कि हिंदी में सतसई परंपरा की पहली रचना कौन सी रही? तो वो रही कृपाराम की हित तरंगिणी। और कृपाराम भक्तिकालीन जो नीति कवि रहे हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो आपके रीतिकाल के प्रवर्तक भी रहे हैं। ठीक है, कुछ विद्वान उनको मानते हैं ना कि रीतिकाल का प्रवर्तन उनसे हुआ है। आपकी जो आपका हित तरंगिणी रही है कृपाराम की, है ना, तो उसको मानते हैं हम कि ब्रज भाषा में लिखित हिंदी की जो सतसई परंपरा की प्रथम रचना। ठीक है, जो 1541 में उन्होंने लिखी थी। फिर तीसरा प्रश्न आता है कि सतसई परंपरा की श्रेष्ठ रचना कौन सी रही है? तो वो है बिहारी सतसई। यहां से आपके तीनों प्रश्न एक साथ बन जाएंगे, देखना, इनको आपने कनेक्ट कर लेना एक दूसरे से। और यहां पर आपको बार बार पढ़ने की जरूरत अब इसको नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो पहली सतसई परंपरा की रचना कहां पर रची गई है? गाहा सतसई में। उसके अलावा अगर हिंदी की प्रथम सतसई की बात करें तो वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। किसके द्वारा? कृपाराम के द्वारा, हित तरंगिणी शीर्षक से। फिर बिहारी सतसई बिहारी ने लिखी थी। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है इसके बारे में भी आपको पूछा जाए। ओके, नेक्स्ट आता है, देखिए, इसके बारे में कुछ चीजें लिखी गई हैं कि जो ये गाहा सतसई रही, इसकी रचयिता कौन रहे? इसके रचयिता रहे शालिवाहन। शालिवाहन मतलब हाल, प्रथम शती के आसपास था इनका समय माना जाता है। और इस का जो रूप रहा है वो कैसा रूप रहा? ये मुक्तक काव्य है ना। ये भी प्रश्न आपके लिए बन सकता है। मुक्तक काव्य है और इसमें 700 गाथाएं संकलित हैं। और 700 गाथाएं संकलित होने के चलते ही इसको क्या नाम दिया गया? सप्तशती नाम दिया गया है। ये भी इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। इसके अलावा आपकी बुक में एक तो हेमचंद्र, यहाँ पर ऊपर आपने नाम लिखा है, देखिए, इनका प्राकृत व्याकरण है। इनकी एक और प्रसिद्ध रचना आती है कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित, तो उसको भी आपने ध्यान रखना है। वो भी मानी जाती है प्राकृत की बहुत ही प्रसिद्ध रचना। हालांकि आगे कुछ विद्वान मानते हैं कि वो अपभ्रंश के अंतर्गत भी आती है, लेकिन यहाँ पर प्राकृत के ग्रंथों में भी उसको हम रखेंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो महाराष्ट्रीय प्राकृत का रूप है ना, उसी की मानी जाती है ये रचनाएं। देखना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हम महाराष्ट्रीय पैशाची वगैरह ना मानते हुए इनको क्या रखेंगे? इनको हम प्राकृत की रचनाएं ही मानेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि इनकी थी कुमारपाल चरित। लेकिन इसी शीर्षक से थोड़ा सा इसमें बदलाव आता है। कुमारपाल प्रतिबोध, वो किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी। ये प्रश्न भी आपके लिए बन सकता है। तो जो आपके कुमारपाल रहे हैं, है ना,
उनके जीवन पर आधारित है ये, मतलब एक तरीके से चरित काव्य आप इसको कह सकते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा, कि ये भी आपका प्राकृत भाषा का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। एक आता है आपका रावण वध शीर्षक से लिखी गई एक और रचना रची गई है, उसको भी ऐड कर लेना। ये भी आपको वैसे बुक में मिल जाएगी, रावण वध, या इसको कहते हैं रावण बहो, या फिर इसको नाम दिया गया सेतुबंध। तीनों नाम एक ही रचना के है, देखना, रावण वध, रावण बहो या फिर सेतुबंध। लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिखने की जरूरत है इसको या खुद लिख देंगे, वैसे बुक में मिल जाएंगे ये नाम आपको। मेन जो आधार ग्रंथ है प्राकृत के फिलहाल वो यही है, इनको आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, इनसे कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, इनसे रिलेटेड ही प्रश्न आपको बनेंगे। इतनी सी चीजें याद रख लीजिए तो डेफिनेटली आपका ठीक हो जाएगा। और जो प्राकृत के प्रकार रहे देखिए, उनमें आपने सिर्फ ये 5-6 नाम जो लिखे हैं, जो मेन नाम, इन्हीं को याद रखना है, बाकियों को आपने याद रखने की जरूरत नहीं रखनी है। इतना सा याद रख लेंगे तो आई थिंक काफी हो जाएगा वो, है ना। यही चीजें रहेंगी आपकी इसमें, बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज इसमें आपको नहीं आती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर आता है प्राकृत का अगला रूप, ये आता है अपभ्रंश के नाम से। तो मतलब 6ठी शताब्दी से लेकर के 1000 के आसपास तक का जो समय माना जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मानते हैं अपभ्रंश का समय। अपभ्रंश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैंने पहले कहा आपको, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पाली हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे फिर अपभ्रंश हो। अपभ्रंश का सबसे पहला तो यही सवाल उठता है कि ये अपभ्रंश जो है, इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको माना है। कि सबसे पहले आता है कि अपभ्रंश भाषा का, सॉरी, शब्द का प्रयोग किसने किया था, है ना। तो वो हम देखेंगे, साथ ही साथ आप देखेंगे कि अपभ्रंश के उदाहरण कहां पर मिलते हैं। दूसरी चीज आती है कि अपभ्रंश को किसने माना कि ये कब से निकली है ना। तो इस तरीके से आपको अपभ्रंश के बारे में अलग अलग तथ्य याद रखने हैं, है ना। इस चीज के लिए सबसे पहले यहां पर देखिए, इसको क्या कहा गया, संधिकालीन भाषा कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, संधिकालीन भाषा इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये जोड़ने का काम करती है आपकी जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं रही हैं, इनको ये जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसको कहा गया है कड़ी की भाषा, या यूं कहें कि आपको संधिकालीन भाषा इसको कहा गया है। ठीक है, इतनी सी चीज आपने इसके बारे में ध्यान रखनी है। फिर आगे ये कह रहा है कि भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग कब से हुआ, 6ठी शती से होने लगता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, देखना कि भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग जो है साहित्य में कब से किए जाने लगा। तो ये रहा 6वीं शती से। ठीक है, अन्य नाम रहे इसके अवहंस, ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, अभीरी या फिर अभिरोक्ति। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अन्य नामों में अन्य नाम, अवहंस, अवहंस नाम दिया है किसने, क्या किसी को पता, अवहंस या अवहत, ये नाम दिए हैं किसी व्यक्ति विशेष ने इसके लिए, अपभ्रंश के लिए। सर अभीरी तो दंडी ने दिया है, बाकी पता नहीं। हाँ, अभीरी दंडी ने दिया, देशी भाषा भरत मुनि ने दिया, ग्रामीण भाषा भी उन्होंने ही कहा, अवहंस अवहत ये नाम दिए आपके जो स्वयंभू रहे उन्होंने। ठीक है, ध्यान रखना है इनको। फिर से बता दूं एक बार, यस सर, यस सर। अवहंस, स्वयंभू, ग्रामीण भाषा एंड देशी भाषा, ये किसने दिया, भरत मुनि। ठीक है, अभीरी या अभिरोक्ति ये दिए दंडी ने काव्यादर्श में। ठीक है, ये नाम भी आपको हो सकते हैं पूछे जाएं, तो इसलिए आपने इनको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है यहां पर, अपभ्रंश शब्द का पहला प्रामाणिक प्रयोग, ये मिलता है पतंजलि के महाभाष्य में। यहां पर लिखा है देखिए महाभाष्य, महाभाष्य के रचनाकार रहे पतंजलि। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग, पहला प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में। अब भाषा के उदाहरण कहां पर मिलते हैं, नाट्य शास्त्र में। और भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग चंड कवि ने कहां पर किया था, अपनी प्राकृत लक्षण नामक रचना में किया है। तो 3 तरीके से आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश शब्द का पहला प्रयोग किस में मिलता है, तो ये मिलता है महाभाष्य में, है ना। और महाभाष्य के रचनाकार रहे कौन रहा, आपका पतंजलि। ठीक है, और वहां पर इसके लिए एक शब्द दिया गया था अन्य, देखिए महाभाष्य में इसके लिए अपभ्रंश के लिए शब्द क्या दिया गया था, अपशब्द, अपशब्द। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपने, ये चीज भी आई थिंक वैसे आपको बुक में मिल जाएगी अगर आपने ध्यान से देखी होगी बुक तो। ठीक है, अपभ्रंश के लिए अपशब्द किस रचना में मिलता है, महाभाष्य में मिलता है। ठीक है, मतलब मतलब यहां पर भाषा क्या हो गई थी, विकृत हो गई थी धीरे धीरे, जैसे उसमें चेंजेस आ रहे थे ना, तो उसका रूप जो है विकृत हो गया, तो इसलिए हम इसने नाम दे दिया
अवहद जो आपका अपभ्रंश, मतलब जो अपभ्रष्ट हो गई, ठीक है। तो इन्होंने इसको कहा कि ये अपशब्द है, ठीक है। जो नाट्यशास्त्र में इसके लिए कहा गया विभ्रष्ट, मतलब यहां पर भी माना गया कि ये भाषा क्या हो गई है, विभ्रष्ट हो गई है, ठीक है। ये किसमें कहा, नाट्यशास्त्र में कहा। और जो आपका चंड कवि रहा, तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं इसको कहा, इसमें सिंपली आपने याद रखना है कि इन्होंने इसका अर्थ जो है भाषा के अर्थ में इसका प्रथम प्रयोग किया है। ये चीज भी हो सकती है आपको पूछी जाए। एंड ये जो अपशब्द हो गया, विभ्रष्ट हो गया, ये आपने याद रख लिए। इन्हीं के साथ आपने ये चीजें ऐड करनी कि देशी भाषा अभीरादि किसने कहा, है ना। ये आपने याद रखनी है कि अभहंस जो स्वयंभू ने कहा, अवहत जो है स्वयंभू ने ही कहा, देशी भाषा जो भरत मुनि ने कहा है ना। ऐसे ऐसे आप इसको ध्यान में रखना है। फिर इसके अलावा अगला जो चीज आती है देखिए, वो है किशोरीदास वाजपेयी, और इन्होंने इसे क्या कहा है, न की भाषा कहा है। अब न की भाषा क्यों कहा गया, इसलिए क्योंकि न और न किस में आता है ज्यादातर, ये आपका ट वर्ग बहुला भाषा इसको मानते थे, इसलिए इसमें जो ट ठ ड ढ न, ठीक है। न की भाषा, किशोरीदास वाजपेयी, इंपॉर्टेंट नाम है देखना, हिंदी व्याकरण इन्होंने भी लिखा है, इंपॉर्टेंट है ये राइटर भी, किशोरीदास वाजपेयी। फिर आता है अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य भविष्यत कहा है। ये भी एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि अपभ्रंश का जो पहला महाकाव्य किसको माना जाता है, भविष्यत कहा को माना जाता है। तो ये रचना रही, किसकी रचना है, भविष्यत कहा, धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, ठीक है। आगे हम विस्तार से देखेंगे आपके धनपाल को भी एंड अपभ्रंश साहित्य को भी, है ना। यहाँ पर अभी हम सिर्फ विकास क्रम की बात कर रहे हैं, लेकिन आदिकाल में आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर मिल जाएगा अपभ्रंश साहित्य से रिलेटेड, ठीक है। वहां पर अपभ्रंश के जितने भी राइटर्स आएंगे उनके बारे में, सब के बारे में सिलसिलेवार देखेंगे, वहां पर आपका धनपाल का जिक्र भी होगा। एंड भविष्यत कहा में क्या क्या चीजें हैं, इनको भी हम आगे देखेंगे। फिर आता है देखिए कि अपभ्रंश में रचित प्रथम राम काव्य कौन सा रहा, तो ये रहा पौमचर्यू। पौमचर्यू इंपॉर्टेंट है देखना, पौमचर्यू, यहां से रिलेटेड प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पौमचर्यू में किसके चरित्र को दिखाया गया है, तो पौमचर्यू का मतलब हुआ राम का चरित्र, है ना। चर्यू शीर्षक जो जितने भी आते देखिए, पौमचर्यू हो गई, ठणेमी चर्यू हो गया, या फिर नय कुमार चर्यू हो गया, मतलब इसमें जो चर्यू शब्द है ये क्यों है, ये चरित्र के लिए, मतलब चरित्र चित्रण के लिए रखा गया है। ये चीज भी हो सकता है आपको पूछी जाए, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है ना। जो स्वयंभू की रचना मानी जाती है ना पौमचर्यू, तो स्वयंभू के बारे में भी हम अपभ्रंश के बारे में देखेंगे। हालांकि इतना सा जरूर आप याद रखिए कि राम काव्य से संबंधित है, और ये इनसे आधा छूट गया था जिसको इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। ये चीज भी आपको हो सकती है पूछी जाए, तो इतना सा चीजें आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। फिर एक और चीज है, लास्ट वाली लाइन यहाँ पर लिखा है देखिए, डॉक्टर हरदेव बाहरी ये क्या मानते थे, 7वीं से 11वीं शती तक के समय को इन्होंने क्या कहा है, अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। कि अपभ्रंश में 7वीं शती से लेकर के 11वीं शती तक बहुत सारी रचनाएं रची गई, और अलग अलग इसमें आप राइटर्स ने मतलब हर तरीके से लिखना शुरू किया था, ठीक है। इसके चलते इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर आपका जो युग रहा है 7 से 11 तक का, वो माना जाता है अपभ्रंश का स्वर्ण युग। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, हो सकता है इसके बारे में आपको पूछी जाए कुछ चीजें। और ये चीज आप देखी होंगी, ये जो समय रहा देखिए 7वीं से 11वीं शती तक का, इसमें आपका सिद्ध साहित्य भी आएगा, लगभग आदिकालीन साहित्य आता है इसमें देखना, है ना। तो ये जो पहले की जो चारण काल आता है, मतलब वो सारी चीजें इसमें आती हैं, और इसलिए हम इसको मानते हैं कि कहीं ना कहीं बाकी भाषाओं से लेकर के जो हमारे पास साहित्य, समृद्ध साहित्य मिलना शुरू हो जाता था, वो इसी युग से मिलता है, इसलिए इसको कहा गया स्वर्ण युग। इसके अलावा कुछ और तथ्य रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है एक चीज, उन्होंने माना कि आपका जो अपभ्रंश है, इसका जो नाम कहाँ पर मिलता है हमें, अपभ्रंश नाम वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय, मतलब लगभग समय उनका इन्होंने रखा है, ये मान के आपके चलिए लगभग कितना था, उन्होंने विक्रमी संवत में ही दिया ना समय, तो ये है आपका लगभग 600 ईस्वी के आसपास का समय मान के चलिए आप। ईस्वी में अगर देखेंगे तो 600 के आसपास, 650 वो तो विक्रमी संवत हुआ ना, ईस्वी की अगर बात करें, संवत आगे चलेगा ना, संवत चलेगा 57 साल आगे, है ना। तो थोड़ी थोड़ी चीजें थी, आपको ये यहाँ से याद रखनी है। फिर अपभ्रंश के कुछ एक भेद माने हैं, उन भेदों को रिलेटेड मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भेद बताए हैं, इतने ज्यादा जरूरी वो नहीं है ना। हमारे काम के जो 3 भेद आते हैं अपभ्रंश के, वो हम सब लोग जानते हैं, मागधी, अर्धमागधी एंड आपका शौरसेनी अपभ्रंश।
इन 3 अपभ्रंशों से ही हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है और इन 3 अपभ्रंशों से 5 उपभाषाएं निकली। उन 5 उपभाषाओं की आगे 18 बोलियां हुई हैं और यही चीजें हमने अब आगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में देखनी है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार ये रहे, देखिए, है ना। धीरेन्द्र वर्मा इसलिए क्योंकि इन्होंने सबसे मतलब सटीक जवाब दिया है कि आपके जो प्राकृत रहे, इन प्राकृतों से ही क्या हुआ, आपके अपभ्रंश निकले, है ना। हमारे काम के ये 3 है, ठीक है। बस इन तीनों को याद रखना। इन बाकी 2 पैशाची और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश को हम छोड़ देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात यही है। हमारे काम के हैं शौरसेनी, मागधी एंड अर्धमागधी। ओके, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। धीरेन्द्र वर्मा ने भले ही कहे कि 5 हैं, तो इसको आप याद रख लीजिए। बाकियों ने अलग अलग अपने अपने आधार पर इसके भेद किए हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट थे वो यही है। फिर हम देखेंगे आपका कि अपभ्रंश के बाद क्या भाषा रही, तो वो रही आपकी अवहट, है ना। ये क्रम साथ में याद रखते रखना है आपने। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो भी हमने अभी तक भाषाएं पढ़ी हैं, है ना, भारतीय आर्य भाषाओं में, इनका क्रम निश्चित तरीके से आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है ये चीज आपको पूछी जाए, हालांकि ये सबको पता होता है, ये बेसिक्स हैं हिंदी के, है ना। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना, अवहट, अवहंस जो भी आता है बीच में, उसको भी याद रखना है साथ में, ठीक है। इसका समय कब से रहा, 900 से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। किसका समय, जो आपका अवहट रही है, मतलब इसका परवर्ती रूप है ये किसका, जो आपकी ये अपभ्रंश रही, परवर्ती रूप हुआ मतलब बाद का रूप। इसको भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है इसके बारे में आपको पूछा जाए। साहित्य में इसका प्रयोग कब तक होता रहा, 14वीं शती तक होता रहा है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि साहित्य में जो आपकी अवट रही, उसका प्रयोग कब से कब तक होता रहा है ना। नेक्स्ट आता है, देखिए, इसका जो प्रथम प्रयोग मिलता है वर्ण रत्नाकर। तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता रहे हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, और ये आदिकालीन प्रमुख जो आपकी गद्यात्मक रचना मानी जाती है, आदिकालीन गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है इस रचना का जिक्र। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की ये रचना रही है। आपके सिद्धों का उल्लेख भी इसी रचना में मिलता है, जो 84 सिद्ध रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी सारी चीजें पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। आपने सिंपल सा याद रखना है, भले ही ये रचना जो है आपकी किसकी है, मैथिली की प्रथम रचना मानी जाती है, लेकिन इसमें आपको अंश मिलेंगे किसके, अवहट के, ठीक है। ये प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है। इसको भी कड़ी की भाषा कहा गया है, जो आपकी अवहट रही है ना, कि ये किसको जोड़ती है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को जोड़ती है अवहट। ये कहा था डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, है ना। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगर रहता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को जोड़ने वाली भाषा किसने कहा, ये कहा सुनीति कुमार चटर्जी ने अवहट को। आपको प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को जोड़ने वाली भाषा कौन मानी जाती है। यहाँ पर आपने याद रखना है अवहट, और ये बात किसने मानी है, सुनीति कुमार चटर्जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला भी। फिर इसके अलावा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बाकी जगहों से कहां से हमें अवहट के बारे में पता चलता है। तो वैसे तो आपको हर एक रचना में थोड़ी थोड़ी चीजें मिलेंगी, लेकिन जिन रचनाओं में ज्यादातर आपको देखने को मिलता है वो है संदेश रासक अब्दुल रहमान या अधमान, है ना। इस रचनाकार की रचना रही है संदेश रासक, और संदेश रासक के जो रचयिता हैं अब्दुल रहमान, इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि ये हिंदी के पहले लेखक रहे हैं, है ना। इसको भी आपने ध्यान रखना है। हालांकि आगे हम विस्तार से जानेंगे कि किस कवि ने या किस साहित्यकार ने, ये जो साहित्य इतिहासकार रहा है, उसने किसे हिंदी का पहला कवि माना है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, संदेश रासक की रचयिता है अब्दुल रहमान, जिनका अन्य नाम है अधमान, है ना। दूसरी चीज आएगा आपका यहाँ पर कीर्तिलता। कीर्तिलता के रचनाकार रहे विद्यापति, है ना। विद्यापति की 2 रचनाएं आती हैं, देखना, जो अवहट की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, कीर्तिलता एंड कीर्तिपताका। और इन्होंने कीर्तिलता में अवहट के लिए क्या शब्द नाम दिया है, देसिल बहना। माइक ऑफ रख लीजिए। ये वाला शब्द, है ना। ये भी आपको प्रश्न बनता है, देखना, कि विद्यापति ने अवहट के लिए क्या शब्द रखा है, बअना, बअना। तो देखिए इनकी पंक्ति भी आती है, देसिल बअना सब जन मिठा तै तैसन जपो अवठा, है ना। ये देसी भाषा को क्या मानते हैं, सबसे मीठी मानते हैं। इंपॉर्टेंट है। और देसी भाषा कौन सी रही उस वक्त की, वो रही अवठ भाषा। इसलिए इन्होंने माना कि देसिल बअना सब जन मिठा तै तैसन जपो अवठा। और विद्यापति की बहुत बार पंक्तियां पूछी जाती हैं। इस बार भी विद्यापति की पंक्तियों ने सबको कंफ्यूज किया। किसी ने वो किसकी बताई,
आपके तुलसीदास की बताई, आयोग ने वो आपकी नहीं, आयोग ने तुलसीदास की बताई, मैंने आपको सूरदास की बताई, है ना। सूरदास तो की ये बताई आपने थी वो। ध्यान रखना है। हाँ, और संदेश रासक से भी प्रश्न पूछा गया, ये लोकाश्रित काव्य है, हालांकि इसमें प्रेमाख्यानकता भी रही है, लेकिन लोकाश्रित काव्य जो है आयोग ने इसका आंसर ठीक किया है। हाँ, ठीक भी है कि कहीं ना कहीं ये आपका लौकिक साहित्य के अंतर्गत भी आएगा, लेकिन मेन जो चीज आएगी वो हम आगे देखेंगे इसके बारे में विस्तार से। इसमें जो आपका विक्रमपुर की वियोगिनी आती है उसका जिक्र इसमें मिलता है ना, उनकी कथा आती है, विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा, विरह की कथा है इसमें। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये थे प्रमुख ग्रंथ किसके, जो आपकी अवहट रही है इनके, संदेश रासक, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, है ना। और वैसे तो आपके जो विद्यापति रहे हैं ये ज्यादातर फेमस हुए हैं आपकी पदावली से, और पदावली की रचना रही मैथिली हिंदी, और उसके चलते उनको कहा गया मैथिल कोकिल। ये हम आगे पढ़ेंगे विद्यापति के बारे में जब देखेंगे वहां पर। यहाँ पर आपको सिंपल सी 3 और 4 रचनाएं याद रखनी है, ठीक है। वन रत्नाकर, संदेश रासक, कीर्तिलता, अवहट में रची हैं, साथ ही साथ कीर्ति पताका भी याद कर ली, ठीक है। अब आता है आपके पास, देखिए अन्य जो चीज है वो है आपकी अवहट के बाद की भाषा, वो थी पुरानी हिंदी, ठीक है। यहां पर आपको ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, आप चाहे इसको माने या ना माने, कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया सबसे पहले। ये नाम दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, कि जो आपका अपभ्रंश के बाद की भाषा थी उसको नाम पड़ा पुरानी हिंदी। इसे प्रारंभिक हिंदी भी कहा जाता है, ये चीज भी ध्यान रखना, देखना प्रारंभिक हिंदी भी इसी को ही कहा जाता है। सिद्धों की भाषा में इसका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। सिद्धों की भाषा रही आपकी 6वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी के आसपास, या 8वीं 9वीं, ऐसा कुछ समय रहा है सिद्धों का, है ना। ये ध्यान रखना आपने, 8वीं 9वीं, ठीक है, क्योंकि आपके जो सरापा रहे 769 8वीं, यस। तो सिद्धों का जो समय रहा 8वीं 9वीं, मतलब वहीं से हम मानते हैं कि आपकी जो प्रारंभिक हिंदी थी वो पनपना शुरू हो गई थी, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपने। माइक ऑन है, आवाज नहीं आ रही। माइक तो ऑन रखा है किसी ने, पता नहीं किसने रखा है। इतने सारे लोगों में से एक दो भी माइक ऑन करेंगे तो टफ हो जाएगा। चलिए लास्ट वाली स्लाइड है ये रेखा मैम, इसको कंप्लीट करते हैं फिर हो गया, है ना। यहाँ पर मैं क्या कह रहा था आपको कि 8वीं 9वीं शती के आसपास का जो समय, वहीं से माना जाता है कि प्रारंभिक हिंदी या फिर आपकी जो पुरानी हिंदी थी वो शुरू हो गई थी। सिद्धों का समय यही रहा है, सिद्धों की भाषा में इसका रूप देखने को मिलता है। और इसी के चलते जो राहुल सांकृत्यायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे, इन्होंने भी यही नामकरण इसको देना उचित समझा। तो देखना दो नाम और आते हैं जो क्या कहते हैं, इसको पुरानी हिंदी ही कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन एंड जो आपका दूसरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का सर्वे सर्वा, हिंदी का महारथी, हिंदी का सेंटा क्लॉज, सारे नाम हैं इसके ये। इन्होंने भी माना कि ये सच में ही पुरानी हिंदी है। प्रश्न कई बार आपको पूछा जाता है, देखना वहां पर गुलेरी नहीं होता है विकल्प में, अगर सांकृत्यायन होगा तो सांकृत्यायन करना है, शुक्ल होगा तो शुक्ल करना है ना। अगर तीनों होंगे तो फिर आपने चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही करना है ना, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं है, जिस तरीके से इस बार ही आपको अलग अलग आंसर मिले वैसे हो सकता है आपको दे दिए जाए। नेक्स्ट चीज ये कह रहा है कि सिद्धों के पश्चात नाथों की वाणी में भी आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है, मतलब धीरे धीरे अब हमारे सामने हिंदी का रूप जो है वो दिखता नजर आ रहा है हमें। आरंभिक हिंदी का परिष्कृत रूप खड़ी बोली के दक्षिणी में मिलता है, जबकि अमीर खुसरो की शायरी में शुद्ध खड़ी बोली नजर आती है, और इसीलिए अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि माना जाता है। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पहुंच गए हम अपनी आधुनिक खड़ी बोली हिंदी तक। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका आधुनिक हिंदी, जिसमें हिंदी की संवैधानिक स्थिति रहेगी एंड दूसरी चीजें हिंदी की जो बोलियां रहेंगी, जो उपभाषाएं रहेंगी, जो अपभ्रंश रहे उनसे विकसित हुई है, वहां से उनके जो बोली क्षेत्र हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे, है ना। हर एक इंपॉर्टेंट से टॉपिक से आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता नजर आता है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। इस वाली स्लाइड से एक प्रश्न आपके लिए और बनता है, वो प्रश्न ये है कि एक बंदे ने कहा कि अब इसे कोई भी पुरानी हिंदी नाम नहीं देता, ये कथन किसका है। प्रारंभिक हिंदी को किसने ये कहा कि अब इसे कोई भी पुरानी हिंदी नाम नहीं कहता या पुरानी हिंदी नहीं कहता। शुक्ल ने सर। शुक्ल तो यहां पर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी सर। यस, ये रखना है यस आप, सर, हजारी हजारी प्रसाद प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी। ओके, ये भी आपको कई बार पूछा जाता है कि पुरानी हिंदी नामकरण नहीं है इसका, ठीक है। तो यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो यहाँ पर आपका जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं थी वो हो जाती हैं कंप्लीट, और साथ ही साथ मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से हम आगे भी बढ़ गए, है ना, क्योंकि हम 1000 ईस्वी से आगे आ गए थोड़ा, है ना, जो आपका अवहट और पुरानी हिंदी तक। बाकी हम आगे देखेंगे इसमें जो आपका हिंदी की संवैधानिक स्थिति, हिंदी की जो उपभाषाएं, बोलियां, उन बोलियों के जो क्षेत्र रहे हैं, है ना, उनके जो रूप रहे, उनके नामकरण करता रहे, वो भी आपको ध्यान में रखना है, वहां से डेफिनेटली प्रश्न बनता है।